स्वागत है। कक्षा 12 रसायन शास्त्र का जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है अपनी वेबसाइट bsc.mpbsc.nic.in पर, हम उसी का हिंदी अनुवाद देखते हुए उसका सॉल्यूशन यानी उसका हल सहित व्याख्या देख रहे हैं। निश्चित रूप से बढ़ते हैं आगे पेपर की तरफ और सीधे पेपर पे क्या है हमारा इस वर्ष का पेपर जो बोर्ड ने अपने मॉडल पेपर के रूप में जारी किया है। कक्षा 12 के इस प्रश्न पत्र में 19 प्रश्न आएंगे। समय 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक हमारे 70 होंगे, 70 होंगे। इसमें पहला प्रश्न जो बहुविकल्पिक रूप में है कुछ इस प्रकार से हमसे कहता है। पहला उसका पार्ट कहता है कि सिलिकॉन कार्बाइड किस प्रकार का क्रिस्टल ठोस होता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड तो सहसंयोजी टाइप का क्रिस्टल होता है। हमसे अगला पूछा गया कि प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो दर स्थिरांक है वो किस बात पर निर्भर करता है। तो निश्चित रूप से अभिकारकों की सांद्रता पर, यानी अभिकारकों की सांद्रता की घात 1 पर ये निर्भर करता होगा। हार्डी-शुल्जे का नियम किससे संबंधित है। हार्डी-शुल्जे का नियम जो स्कंदन की क्षमता को दर्शाता है, यानी स्कंदन से संबंधित होगा। अगला पूछा है कि सामान्य ताप पर आप क्या सोचते हैं अमोनिया क्या है। सामान्य ताप पर तो अमोनिया गैस है, इसे आसानी से द्रवित किया जा सकता है, परंतु सामान्य ताप पर यह गैस ही है। पीएमए में ये एक बहुलक है। इसका पूर्ण रूप हमसे पूछा है 5th ऑब्जेक्टिव में। वास्तव में इसका पूर्ण रूप पॉलीमिथाइल मिथाक्रायोलेट होता है। अगला हमसे पूछा है कि पीवीसी जो होता है बहुलक उसका एकलक क्या है। पीवीसी बहुलक का एकलक विनाइल क्लोराइड होता है जो आपके सामने दिया गया है। अगला हमसे पूछा है कि ये जो दो औषधियाँ दी गई हैं बेरोनल और सेकोनल, ये किसका उदाहरण है। वास्तव में ये ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स वे होती हैं जो तनाव को कम करती हैं, यानी तनाव कम करने वाली ये औषधियाँ होती हैं। ये हमारे पास आता है। इस प्रकार से हमारे पास ये बहुविकल्पिक प्रश्न पूर्ण होता है। अब हमारे पास रिक्त स्थान की पूर्ति करने जैसा उदाहरण आता है जिसमें पहला हमसे कहा गया है कि काय केंद्रित क्रिस्टल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो वो 2 होती है। सल्फाइड आयस का सांद्रण हम सामान्यतः झाग उत्प्लवन विधि से करते हैं, तो सल्फाइड यहाँ पर भरना चाहिए रिक्त स्थान में। सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा विरंजन क्रिया दरअसल अपचयन क्रिया का उदाहरण है। फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया से जो पदार्थ बनता है वो यूरोट्रोपिन कहलाता है, जिसका रासायनिक नाम हेक्सामिथाइल टेट्रामाइन CH2/6N4 होता है। ये यूरोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। 5th हमारे पास आ रहा है अमाइड से एमीन प्राप्त करने के लिए जिस रासायनिक अभिक्रिया का हम उपयोग करते हैं हम उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण हमारे पास कुल मिला के 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। जबकि हमसे एंटी एसिड के उदाहरण के रूप में पूछा है क्या कुछ उदाहरण बताइए। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है ना, जिसमें हम बेकिंग सोडा भी दे सकते हैं, ये सब एंटी एसिड का उदाहरण है। आप लोग यहाँ पर दोनों परिस्थिति में, एक परिस्थिति में यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास रिक्त स्थान का पूरा होगा। अब हमारे सामने जोड़ी जमाव वाला एक प्रश्न आ रहा है जो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हमसे कहा है कि आप जोड़ी जमाओ। इसमें जोड़ियाँ पहले से जमा दी गई हैं जो कि रंगों से हमें पता चल रहा है। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड वास्तव में एक आयनिक क्रिस्टल होता है, जबकि स्वर्ण संख्या में सेलुलोज का हम उपयोग करते हैं। मेलेकाइट का रासायनिक सूत्र ये दिया है। क्लोरीन हरे रंग की गैस होती है। प्रोटीन का अवशोषण जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइल होती है उसमें हो जाता है। प्राकृतिक बहुलक के रूप में एमिनो अम्ल का उपयोग किया जाता है, जबकि एस्प्रिन एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल से ही प्राप्त होती है। ये इसके उदाहरण है जिन्हें रंग से भी हमने स्पष्ट कर दिया है। रंगों के आधार पर भी हम इसको रह सकते हैं। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमसे अब अगला पूछा गया है कि देखिए अब बताइए कि ये क्या हैं।
यानी कि 1 अंक के प्रश्न है जिसमें कहा है कि धात्विक आणविक ठोस का जो उदाहरण बताओ। तो धात्विक आणविक ठोस का उदाहरण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वांटम दक्षता की परिभाषा सूत्र हमसे लिखने को कहा गया, वास्तव में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, यानी कि दिए गए समय में जितने अणु क्रिया करते हैं उनकी संख्या बटे कुल अवशोषित क्वांटों की संख्या का अनुपात होता है। अगला हमसे कहा है कौन सा ऐसा यौगिक है जो फोटोग्राफिक प्रक्रिया में टोनिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो स्वाभाविक रूप से वो AgBr होता है जो इसके लिए प्रयुक्त होता है। अगला हमसे कहा गया है कि पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र लिखो। दरअसल होना ये चाहिए था कि पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो जो NS2NP16 होता है, लेकिन इसमें हीलियम अपवाद है क्योंकि उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला हमसे पूछा है कि आप हमें K4FeCN/6 का IUPAC नाम बताइए। IUPAC रूल कहता है कि सबसे पहले हमें पोटेशियम का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद लिगेंड के रूप में साइनाइड है और ये चूंकि नेगेटिव है इसे साइनाइडो या साइनो कहा जा सकता है। हेक्सासाइनो फेरेट, क्योंकि जब समन्वयक मंडल हमारा नेगेटिव होता है तो जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसमें 8 अनुलग्न लगाया जाता है। इस कारण से पोटेशियम हेक्सोसाइनोफेरेट सेकंड उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना हमसे पूछी है। अगर हम देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा हम C डबल बॉन्ड OOH के रूप में इसे लिख दें। मस्टरडाइल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। मस्टरडाइल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद एल्किल आइसोथायोसाइनाइड है। इसी के गंध के कारण इसकी सरसों के तेल जैसे गंध के कारण हम इसे मस्टरडाइल अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूर्ण होते हैं। अब हम 2 अंकों के प्रश्नों की तरफ आते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमें जब भी कोई कार्य करना हो तो बिल्कुल मन से कार्य करना होता है। यदि हम अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस एक ही बात पर रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होती है। तो बढ़ते हैं और आगे और देखते हैं कई और प्रश्न जो 2 अंकों से संबंधित होते हैं। देखते हैं 2 अंकों से संबंधित प्रश्न। दरअसल पहला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 5, 2 अंकों में पहला, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के 2 उदाहरण लिखिए। अथवा में कहा गया है कि ऋणात्मक विचलन वाले कोई भी 2 उदाहरण देखिए। तो हम उनमें से धनात्मक विचलन वाला उदाहरण देख रहे हैं। दरअसल इनके उदाहरण हम देखें तो इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन, इन दोनों का मिश्रण हमेशा पॉजिटिव डेविएशन यानी धनात्मक विचलन दर्शाता है। इसी प्रकार एसीटोन तथा कार्बन डाइसल्फाइड का विलयन बनाने पर भी इसका विचलन हमेशा राउट नियम से धनात्मक दिशा की ओर होता है, इसलिए हम इन्हें धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार इनके उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब हम छठे प्रश्न पर आते हैं जो हमसे कहा गया है कि आप या तो द्रव विरोधी द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में अंतर लिख दीजिए या फिर हमें भौतिक अधिशोषण या रासायनिक अधिशोषण में अंतर बता दीजिए। तो ठीक है, हम द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में अंतर देख रहे हैं। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो ये आपके पास रहेगा। अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो द्रव स्नेही कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं उनमें प्रक्षेपण माध्यम और प्रावस्था के मध्य अत्यधिक आकर्षण होने के कारण आसानी से बना सकते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन इतनी आसानी से नहीं बनते। इन्हें एक विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि इनके मध्य प्रावस्था तथा माध्यम के लिए आकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है। अगर हम और देखें तो जो द्रव स्नेही कोलाइड है वो उत्क्रमणी होते हैं, यानी कि अगर स्कंदित हो जाते हैं तो वापस बन जाते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणी होते हैं। स्वाभाविक रूप से स्कंदन आसानी से नहीं हो सकता द्रव स्नेही कोलाइड का, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड रखे रखे भी स्कंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये प्रश्न होता है जो छठा प्रश्न था।
सातवें प्रश्न में हमसे एक लॉजिकली प्रश्न दिया गया है और वो कुछ इस प्रकार का है कि अगर हम देखें तो क्लोरीन से अगर कोई विरंजन क्रिया करवाते हैं तो वो तो स्थायी हो जाती है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड से हमेशा अस्थायी होती है। ऐसा क्यों होता है? या फिर हमसे अथवा में पूछ रहा है कि क्या कारण है कि सामान्य ताप पर H2O तो द्रव है जबकि H2S गैस है, ऐसा क्यों है? तो अगर हम इसका उत्तर देना चाहें तो देखो, H2O जो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, H2O, ये द्रव होता है। इसका कारण क्या है कि इसमें जो ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है, केवल फ्लोरीन से कम होती है। इसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये आसानी से हाइड्रोजन बंध बनाने की ओर प्रवृत्त हो जाता है। चूंकि यह आसानी से हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इससे अणुओं के मध्य की जो दूरी है वो कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से घट जाती है। और चूंकि अणुओं के बीच की दूरी घट जाती है, इस कारण से अणु तुलनात्मक रूप से पास में आ जाते हैं, यानी द्रव अवस्था में हो जाते हैं। जबकि ऑक्सीजन के ठीक नीचे सल्फर है, उसका अगर हम देखें तो H2S जो है, उनके बीच दुर्बल वांडरवल बल होता है। इस कारण से अणु पर्याप्त दूरी पर हो जाते हैं। निश्चित रूप से ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है सामान्यता पर। अगला देखते हैं, जो आठवां प्रश्न हमसे कह रहा है, वो हमसे कह रहा है या तो हमें बता दीजिए कि अम्लराज क्या है, इसका कोई उपयोग लिख लीजिए, या फिर बता दीजिए कि फ्लोरीन का ऑक्साइड F2O जो है, इसे फ्लोरीन का ऑक्साइड क्यों नहीं मानते। तो देखिए, F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं मानते हैं। कारण है, F2O वास्तव में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक है, और चूंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है इसलिए इसे दूसरे नंबर पर लिखना चाहिए और पहले नंबर पर ऑक्सीजन लिखना चाहिए, यानी इसे F2O नहीं बल्कि OF2 लिखना चाहिए। अगर OF2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है, फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं। ये फ्लोरीन का ऑक्साइड हो ही नहीं सकता, इसे हमें ऑक्सीजन का फ्लोराइड कहना ही ज़्यादा उचित होगा। तो इस कारण से हम इसे फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं कहेंगे। बस ये इसका उत्तर होगा, जो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हमसे पूछा है कि बताइए ये EDTA क्या चीज़ है और इसकी संरचना लिख दो, या EAN क्या चीज़ है, इसकी संरचना लिख दो। तो EDTA, जिसका पूर्ण रूप इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट होता है, इसकी संरचना कुछ ऐसी होती, जिसके 4 एसीटेट आयन हैं। दरअसल ये बहुदंतुर लिगेंड कहलाएगा, क्योंकि 4 एसीटेट आयन इसमें लगे हुए हैं। हर कोने पर आप इसका संरचना देख सकते हैं। इसे हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं, जो कि 10th क्वेश्चन है हमसे, वो भी कुछ लॉजिकली क्वेश्चन है। वो हमसे कह रहा है कि जो अमाइन है, अमोनिया प्राथमिक अमाइन यानी RNH2, सेकेंडरी द्वितीयक यानी R2H, और तृतीयक यानी R3N, इन्हें घटती क्षारकता के क्रम में आप व्यवस्थित कर दीजिए। तो देखिए, या फिर एक प्रश्न और कह रहा है कि C3H9N के सभी संभावी समावयवों के नाम लिख दीजिए। प्रश्न दोनों ही आसान है। हम ऊपर वाला देखते हैं। दरअसल कभी भी कोई अमाइन जो NH3 है, जिसके पास लोन पेयर होता ही है, वो क्षारकता को दर्शाता है। ब्रिस्टल जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत अनुसार एक क्षारी तो होगा ही। अब इसका क्षारकता का क्रम क्या है? तो दरअसल इसकी क्षारकता का जो क्रम है वो 2 डिग्री सबसे बड़ा होता है, उसके बाद 1 डिग्री का नंबर, उसके बाद 3 डिग्री का, और अंत में अमोनिया का आता है। यानी कि अगर हम इसकी क्षारकता का क्रम देखें तो कुछ इस प्रकार से मिलता है, यानी RNH2 R2NH सेकेंडरी सबसे ज़्यादा क्षारी, उसके बाद RN यानी RNH2, और उसके बाद R3N का नंबर आएगा, और लास्ट में NH3 का नंबर आएगा। इस प्रकार से इनकी क्षारकताओं का क्रम होगा। हमसे अगला पूछा है कि आप हमें बताइए कि जो ज्विटर आयन होता है उसकी या तो संरचना बता दीजिए या प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है स्पष्ट करिए। स्वाभाविक रूप से दोनों प्रश्न सरल हैं। अगर हम ज्विटर आयन की संरचना देखें तो ज्विटर आयन जो होता है उसमें एक ही स्पीशीज में धनात्मक और ऋणात्मक आयन विद्यमान होते हैं। दरअसल C पर एक तरफ एमिनो ग्रुप पॉजिटिव आयन के रूप में और एक तरफ
यानी कार्बोक्सिलिक का जो एसीटेट ग्रुप है वो नेगेटिव आयन के रूप में एक साथ होता है, इसे ज्यूटर आयन कहते हैं। आप इसकी संरचना देख सकते हैं। अगर हम 12th क्वेश्चन को देखें तो हमसे कहा है कि या तो आप हमें बताइए एंटीबायोटिक एवं एंटीसेप्टिक का कोई एक उदाहरण बता दीजिए। अगर ये ना करें तो आप हमें एनाल्जेसिक एवं सल्फा ड्रग का कोई एक उदाहरण बताएं। तो देखिए, एनाल्जेसिक में हम एस्प्रिन, जो सामान्यतः हर दर्द निवारक औषधि में विद्यमान होती है, एस्प्रिन एनाल्जेसिक का बहुत अच्छा उदाहरण है। सल्फाडाइसिन, जो सीधे टैबलेट भी आती हैं और सारे कफ सिरप में इसका उपयोग होता है, ये एक सल्फा ड्रग का उदाहरण होते हैं। अब हम इसके साथ ये जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो अब कंप्लीट होते हैं। अब हमसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं फिर आपसे कहता हूं कि अच्छी तरह से हम इन प्रश्नों को एक बार दोहरा लें। दोहराने के लिए यदि आप चाहें तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं। आप इसका अपनी पोजीशन पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके पास ये स्थायी रूप से हो जाए और आप उसे पढ़ें। अगला प्रश्न हमसे कहा गया है 13वें प्रश्न के रूप में कि या तो हमें बताइए क्वथनांक में उन्नयन क्या है, और एक उसके लिए सवाल दिया है। दूसरा और में उसने दिया कि हिमांक में अवनमन क्या है होता है, अवनमन क्या होता है वो बता दीजिए या उससे संबंधित सवाल कर दीजिए। बात दोनों ही एक जैसी हैं। अगर हम क्वथनांक में उन्नयन की बात करें तो यदि हम शुद्ध विलायक में कोई विलय मिला दें तो उस स्थिति में क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, यानी जो क्वथनांक है वो वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। सवाल हमसे कह रहा है कि यदि आप ये सोचो कि 170 ग्राम आपके पास पानी हो और उसमें 12.5 ग्राम यूरिया मिला दो, तो उसका जो क्वथनांक है वो 0.63 केल्विन वृद्धि देखी गई है। अब आप बताओ इसका आणविक द्रव्यमान कितना है, जबकि इसके लिए Kb का मान दिया हुआ है 0.52 Kg पर मोल। थोड़ा सा प्रश्न देने वाले को भी सोचना चाहिए कि जब ये शब्द बोल रहा है कि हमने उसमें यूरिया मिला दिया है तो आणविक द्रव्यमान पूछने का मतलब ही नहीं है यूरिया का, सीधे ही आणविक द्रव्यमान बताया जा सकता है। विशेष रूप से इस सवाल को ऐसा होना चाहिए कि हमने कोई अज्ञात पदार्थ मिला दिया गया है, आप उस अज्ञात पदार्थ की आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। खैर चाहे जो हो, हमें तो सवाल करना है इसलिए पूरा सवाल को ही करना पड़ेगा, सीधे हम इसका उत्तर नहीं लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसके सवाल को। हमसे अगर हम ये कहें कि ए जो है यानी पानी वो हमारा विलायक है और बी जो है उसमें विलय है जो वास्तव में यूरिया के रूप में है, तो हमें दिया है कि WB जो है 12.5 ग्राम है, WA 170 ग्राम है, जबकि क्वथनांक में उन्नयन इतना होता है, KB का मान इतना है। अब हम इनके सूत्र को देखें तो ये सूत्र होता है, आपको पता होगा, डेल TB बराबर KB इंटू M। M मीन्स मोललता होता है। अगर हम इसका मान रखें तो ये आएगा, इसमें मान रख दिया, KB का मान रखा, WB का मान रखा, WA का रखा, डेल TB के रखा, उन्हें हल कर दिया, ये 60.7 ग्राम पर मोल आया। आप लोग इसे हल करके देखें, स्वाभाविक रूप से ये आएगा। अगर आप चाहें तो यूरिया है, यूरिया का आणविक द्रव्यमान 60 होता है। यदि आप 60.7 ना भी लिख पाए तो 60.3, 4, 5 कुछ तो लिखेंगे, तब भी ये राइट ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट होता है, जो बहुत सरल सवाल है। आगे देखते हैं। जो हमसे पूछा गया 14वें प्रश्न में वो ये है कि वो कह रहे हैं कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में कोई 3 अंतर कर दीजिए, या फिर हमें अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक इन दोनों में भी 3 कोई बिंदुओं में अंतर लिख दीजिए। तो स्वाभाविक रूप से हम अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर देख रहे हैं। अगर इसमें अंतर हम देखना चाहें तो कुछ ऐसे हमें मिल रहे हैं कि अभिक्रिया दर यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, जबकि ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि दर स्थिरांक क्या होता है? दर स्थिरांक होता है B बराबर K A⁻n। के तभी आता है जब हम A को एकांक ले लेते हैं, यानी ये सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है। इसी प्रकार से अगर हम कहें अभिक्रिया दर के बारे में, तो जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी अभिक्रिया की दर घटती चली जाएगी, लेकिन दर स्थिरांक
पर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभिक्रिया के आगे बढ़ने पर भी दर स्थिरांक का मान नियत रहेगा। अगला हम देखें तो अगर देखें तो अभिक्रिया दर की जो इकाई है वो फिक्स है, मोल पर लीटर प्रति सेकंड, जबकि दर स्थिरांक की भी इकाई होती है, परंतु दर स्थिरांक की इकाई इस बात पर निर्भर करती है कि वह अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, तृतीय कोटि की है, शून्य कोटि की है। अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग इकाइयाँ होती, जबकि इसकी इकाई फिक्स होती है। ये अंतर पर्याप्त होंगे। हम 4 अंतर लिखा, 3 अंतर हमसे पूछे, हमने 4 दिया है। इनमें से 3 तो कम से कम आपको याद रहेंगे, जिनका उत्तर आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला हमसे पूछा है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर करने के लिए या तो आप विक्टरमेयर परीक्षण स्पष्ट कर दीजिए, या फिर फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, एनिलीन या पैराबेंजीन क्विनोन मिला दीजिए। देखिए, इसमें जो विक्टरमेयर परीक्षण है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पूछा जाता है। मैं अगर उसकी बात करूं तो उसमें हमसे वो कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए, आपको दिया गया है, आपको करना कुछ नहीं, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इस टेस्ट ट्यूब में सैंपल ले लेना है। सैंपल यानी आपको प्राथमिक, द्वितीय के तृतीयक अल्कोहल में से जो दिया है उनका सैंपल ले लीजिए। इसके अंदर HiAgNO2 यानी सिल्वर नाइट्राइट और HNO2 नाइट्रस एसिड कि कुछ बूंदे डालें और उसे अल्कलाइन करें। आप पाएंगे कि अगर रक्त लाल रंग प्राप्त हो जाए तो आप दावे के साथ कह दीजिए कि प्राथमिक अल्कोहल है। अगर नीला रंग आ जाए तो कह दीजिए कि द्वितीयक अल्कोहल है। और अगर कोई रंग ना आए तो कहिए तृतीयक अल्कोहल है। हाँ, हमें अच्छा होता है कि इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी लिखें। इसकी रासायनिक अभिक्रिया में दरअसल मैं आपको बता दूं कि तृतीयक अल्कोहल जो है वो तो आगे क्रिया ही नहीं करता, और आगे क्रिया ही नहीं करता है, जैसे कुछ तो क्रिया कर लेगा उसके बाद आगे क्रिया नहीं करेगा, तो इसलिए कोई रंग प्राप्त नहीं होगा। लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक में क्या होगा उसको अगर हम समझना चाहें तो देखिए, यदि प्राथमिक अल्कोहल है जैसे कि RCH2OH है, हम अगर इसमें HI और फास्फोरस के टुकड़े, ठीक है, फास्फोरस, क्योंकि Pi3 या Pi4 बनना चाहिए, तब ये हेलो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये RCH2I बन जाएगा। अब अगर हम इसमें AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट अगर मिलाते हैं तो ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये RCH2NO2 बन जाएगा। अब अगर इसमें हम HNO2 यानी कि NOHHNO HNO2O ये मिला दे तो H2 और O हट जाएंगे और बन जाएगा क्या, मतलब NOH कह दिया, NOHO यानी HNO2 हुआ, ये H2 और O हट जाएंगे तो क्या बनेगा, RCNOH और यहाँ पर NO2। ये जो है इसे हम नाइट्रोलिक अम्ल के रूप में जानते हैं, यानी ये नाइट्रोलिक अम्ल है, नाइट्रोलिक अम्ल, और ये नाइट्रोलिक अम्ल ही लाल रंग का होता है, इसलिए लाल अवक्षेप देता है। लेकिन अगर हम इसका अगर देखें द्वितीयक अल्कोहल में, तो द्वितीयक अल्कोहल में क्या होगा, द्वितीयक अल्कोहल जो यहाँ मैं बता देता हूँ कि R2CHOH होगा। अगर हम इसमें HI डालेंगे तो ये R2CI बन जाएगा, और अगर हम इसमें AgNO2 भी जैसे सब में मिला ही रहे हैं वो मिलाएंगे तो ये R2CNO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से CH तो होगा CHI, R2CHNO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसमें HNO2 यानी HONO मिलाएंगे तो एक तो ये H और ये OH H2O के रूप में चला जाएगा, तो ये बनेगा R2CNO और ये NO और ये NO2, जिसे हम स्यूडोनाइट्राइल के नाम से जानते हैं। ये हमारा स्यूडोनाइट्राइल है, और ये स्यूडोनाइट्राइल ही नीले रंग का होता है, इसलिए द्वितीयक में नीला रंग आता है। जबकि तृतीयक अल्कोहल जो कि R3CN होता है, R3CN
ये HI से रिएक्शन करके जब हम P के साथ डालते तो R3CI बनाएगा, फिर ये R3CnO2 भी बना लेगा, लेकिन ये आगे क्रिया नहीं करेगा, इस कारण से कोई रंग नहीं आएगा। ये विक्टर मेयर परीक्षण की अभिक्रिया हुई। अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ पोजीशन पर, इस पोजीशन पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास ये मिल जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। हमसे कहा गया है कि आप या तो हमसे रजत दर्पण परीक्षण एल्डोल संघनन बता दीजिए केवल रासायनिक अभिक्रिया लिख के, जबकि अगले में हमें अभिक्रिया को समझाने की भी बात कही है। तो हम अगर रजत दर्पण अभिक्रिया की बात करें तो पहले मैं आपको बता दूं टॉलेन अभिकर्मक जो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का क्षारीय विलयन होता है, इसे हम Ag2O से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दरअसल जब ये किसी भी एल्डिहाइड जैसे CH3CHO यानी ये एल्डिहाइड में हम Ag2O मिलाते हैं तो ये ऑक्सीकृत होकर CH3COOH बन जाता है और ये जो Ag है ये मुक्त हो जाता है। निश्चित रूप से ये परख नली की दीवारों पर दोनों तरफ डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, और इस प्रकार से परख नली जो कांच की बनी होती है उस पर ये पॉलिश हो जाती है और वो एक दर्पण की तरह कार्य करने लग जाती है, दर्पण जैसी दिखने लग जाती है। इसलिए हम इसे रजत दर्पण परीक्षण के नाम से जानते हैं। बस इतनी सी अभिक्रिया आपको लिखना है। दूसरी में हमसे एल्डोल संघनन पूछा गया है। देखिए एल्डोल संघनन के लिए आपको पता होगा कि संघनन समान प्रकार के अणुओं के बीच भी हो सकता, असमान अणुओं के बीच भी हो सकता है, जिनमें हम सामान्य प्रकार का या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, जैसे CH3CHO संघनन तभी होता है जब कम से कम अल्फा कार्बन आवश्यक रूप से हो। अल्फा कार्बन यदि है तो CH2। दरअसल ये हमने CH3 को ही, अल्फा कार्बन को CH और H2 के रूप में लिख दिया और CHO आ गया हमारा है। अगर ऐसा है तो स्वाभाविक रूप से CH3CHOH है ना, ये CH यहाँ लिखा जा सकता है। अब क्या होगा, यहाँ CH2CHO के बीच एक नया बंध बनेगा, यानी कि दरअसल ये जो एल्डिहाइड थे हमारे पास वो केवल दो कार्बन वाले थे, नहीं, इथेन के डेरिवेटिव थे, लेकिन अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो 4 कार्बन वाला हो गया है, यानी कि ब्यूटेन का डेरिवेटिव। अगर हम इसका नाम देना चाहें तो 1 2 3 4 यानी 3 हाइड्रोक्सिल ब्यूट 1 अल, ये इसका नाम होगा। और चूंकि इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल, ये एल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों के गुण विद्यमान हैं, इसलिए हम इसे कॉमनली संयुक्त रूप से एल्डिहाइड के कारण एल्ड और एल्कोहल के कारण ओल यानी एल्डोल संघनन के रूप से जाना जाता है। ये इसकी एल्डोल संघनन होता है। अब हमसे 17वें क्वेश्चन में पूछा है कि आप ये जो 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास आता है और वो ये कहता है कि इनके रासायनिक सूत्र लिखो। ठीक है, 16 नंबर तक 3 अंकों के प्रश्न है, अब 4 अंकों के प्रश्न आते हैं। पहला दे रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन। निश्चित रूप से ब्यूटेन कहा है तो C और ये C, ये 4 ब्यूटेन। अब 2 नंबर पर वो कह रहा है क्लोरीन है। अब 2 क्लोरोब्यूटेन सीधा सीधा है तो CH3 CH2 और CH3, यहाँ CH आ जाएगा। इस प्रकार से ये इसका उदाहरण हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन का। अगर आपसे कहा जाए कि 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन की बात कीजिए तो चूंकि पेंटेन है इसलिए 5 कार्बन होंगे और ये 5, इसमें 2 नंबर पर ब्रोमीन अटैच है जबकि 3 नंबर पर मिथाइल अटैच है। हम इधर से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। इस स्थिति में CH3 CH, यहाँ पर भी एक H आ जाएगा, यहाँ एक H और यहाँ एक H यानी CH2, जबकि यहाँ CH3 आ जाएगा। तो CH3 CH2 CH CH3 CHBr CH3, ये 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन का उदाहरण होगा। जबकि
एक 4 डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन। देखिए 4 कार्बन तो हैं, 4 कार्बन हैं, यानी कुछ ऐसा है। अब 2 नंबर पर इन है, यानी डबल बॉन्ड है। अब अगर डबल बॉन्ड हुआ तो कुछ ऐसा होगा। स्वाभाविक रूप से 1 और 4 नंबर पर ब्रोमीन भी लगे हुए हैं। एक अगर हम इसे मानते हैं तो 4 ये होगा जहाँ ब्रोमीन है। अब स्वाभाविक रूप से यहाँ पर एक H बच गया, CH2Br, CHBr, क्योंकि एक 2 बंध हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो ये CH2Br, CH, यहाँ पर CH हो जाएगा, यहाँ पर भी CH हो जाएगा। इस प्रकार से CH2Br, CH डबल बॉन्ड CH, CH2Br। इस प्रकार से हमारे पास एक 4 डायब्रोमो ब्यूट 2 इन का संरचना हो जाएगी। अगला हमें देखना है, वो हमें से दिया है कि 111 ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी एक ही है लेकिन 1 नंबर पर 3 जगह क्लोरीन परमाणु अटैच हैं, तो एक जगह H होगा। इस प्रकार से 111 ट्राइक्लोरोमीथेन का ये उदाहरण होगा। अगला हमसे कहा है कि आप लोग वुड्स अभिक्रिया या हुंस-डिकर अभिक्रिया को समझाइए। आप चाहें तो इसे भी हल कर सकते हैं। अगला हमसे कहा है 18th क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स क्वेश्चन है। आपको पता होगा 5 मार्क्स क्वेश्चन है। इसमें विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता की परिभाषा, सूत्र एवं इकाइयों की बात हमसे की गई है। विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट चालकता हमेशा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी कि K बराबर 1/ρ। निश्चित रूप से इसकी इकाई साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है। मोलर चालकता दरअसल किसी भी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन की मोलर चालकता है नियत ताप पर, जिसमें 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलय मिला हुआ हो, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एकांक हो, जबकि इनका क्षेत्रफल इतना पर्याप्त हो कि संपूर्ण विलयन इनके मध्य समा जाए। इसे हम गणितीय रूप से अगर बात करें तो ये दरअसल विशिष्ट प्रतिरोध और मोलर सांद्रता का अनुपात होता है, जिसे लैम्ब्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। लैम्ब्डा एम इक्वल टू K/Cm। ध्यान रहे ये कैपिटल लैम्ब्डा है, इसे कप्पा नहीं कहा जाता है, ये कैपिटल लैम्ब्डा है, लैम्ब्डा एम होता है। ये इसकी इकाई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। इसी प्रकार से तुल्यांक चालकता में सिर्फ इतना सा फर्क आता है कि ये विशिष्ट प्रतिरोध और तुल्यांक चालकता यानी कि तुल्यांक सांद्रता का अनुपात होती है, यानी K/C की, और इसकी इकाई जो होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होती है। बस कोलराश का नियम भी आप लिख सकते हैं, बड़ा आसान है, इसके 2 उपयोग पूछे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 19, वो ये कह रहा है कि या तो आप हमें संक्रमण तत्व की परिभाषा, सामान्य सूत्र या कोई 4 उपयोग बता दीजिए, या अंतर संक्रमण तत्वों के बारे में यही सब कुछ, यानी कि वो क्या हैं, उनके सामान्य सूत्र और उनके 4 उपयोग। तो अगर हम अंतर संक्रमण तत्व के बारे में बात करें तो आपको पता होगा लैंथेनम 57 के जस्ट बाद से हम F ब्लॉक के एलिमेंट शुरू करते हैं, यानी ग्रुप नंबर 3, समूह नंबर 3 में जहां 57 लैंथेनियम है, उसके जस्ट बाद क्या होता है कि डी ग्रुप में केवल डी सब शेल जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन F में जाने लगते हैं 1 to 14। यहाँ से पूरी एक श्रेणी चालू हो जाती है। इस श्रेणी को हम लैंथेनाइट के नाम से जानते हैं, जबकि ठीक इसके नीचे 89 पर 79 पर जो होगा वो एक्टेनम होगा, उसमें एक्टेनॉइड श्रेणी शुरू होगी, और इस प्रकार से एक्टेनॉइड के 14 तत्व हमारे पास आएंगे। इन्हें हम अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। ये अंतर संक्रमण तत्व संक्रमण तत्व में से निकले हैं, और ये तो सच है कि ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच संक्रमित होते हैं।
स्वाभाविक रूप से इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अगर इनका हम सामान्य रूप लिखना चाहें यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो जैसे मैंने बताया NS में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मगर D में केवल 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और शेष इलेक्ट्रॉन उससे भी कम N-2 F में जाते हैं। जैसे 6s2 5d1 और फिर 4f 1 2 3 14 तक चलता है। इसके अगर अनुप्रयोग की बात की जाए तो इसके अनुप्रयोग में सामान्यतः इसका साधारण उपयोग रेडियो आइसोटोप बनाने में होता है, जबकि बंदूक या ग्रेनेड जैसे बनाने में भी हम अंतर संक्रमण तत्वों का उपयोग करते हैं। स्वाभाविक रूप से रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण परमाणु कार्यक्रम जितना भी है हमारा, उसमें हम इन्हीं तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, यानी परमाणु अस्त्र शस्त्र बनाने में भी हम इनका उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि शक्तिशाली चुंबक बनाने में भी इन्हीं प्रकार के तत्वों का उपयोग होता है। बस इसी के साथ आपका जो पेपर मॉडल पेपर बोर्ड ने दिया था, ध्यान रहे फिजिक्स में काफ़ी कुछ आया है, आपको पता होगा फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स में मॉडल पेपर में से बहुत कुछ दिया है, और दूसरा गवर्नमेंट स्कूल का जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ, इन दोनों को मिला के पूरा पेपर हुआ है। तो इसी प्रकार से केमिस्ट्री का पेपर रहना, तो आप लोग केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से ध्यान रखें, काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। गुड लक टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।